साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो भी पीसीएस की परीक्षाएं, चाहे वो प्री की हों चाहे मेंस की हों, उन सभी प्रश्न पत्रों में जो इन्वायरमेंट से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, उन सारे प्रश्नों का इस वीडियो के तहत संकलन किया गया है। तो इस वीडियो में आपको यूपी पीसीएस 2021 से लेकर 2017 तक जो भी पीसीएस की परीक्षा में इन्वायरमेंट के प्रश्न पूछे गए हैं और इसके अतिरिक्त 2017 से लेकर 2012 तक जो पुराने पैटर्न पे मेंस की परीक्षा होती थी, तो उसमें जो इन्वायरमेंट के प्रश्न पूछे गए उन सारे प्रश्नों को इस वीडियो में संकलित किया गया है, जो आपकी आगामी पीसीएस की परीक्षा और अन्य परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर हम लोग इन्वायरमेंट से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। चूंकि आप प्रश्न पत्र उठा के देखेंगे तो उसमें आपको 12 से 15 प्रश्न इन्वायरमेंट के आते हैं। तो ये सेक्शन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व ओजोन दिवस प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, क्योंकि जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था ये आपका 16 सितंबर 1987 को जो है इस पर हस्ताक्षर हुआ था। तो इसी वजह से जो है 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न जो है आपका, कार्बन क्रेडिट की अवधारणा कब उत्पन्न हुई। तो ये क्योटो प्रोटोकॉल जो है, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में जो है ये कार्बन क्रेडिट की अवधारणा उत्पन्न होती है। आगे चलते हैं। नीचे दो कथन दिए गए। कथन कारण का प्रश्न है। अभिकथन है कि पारिस्थितिकी तंत्र के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं। ये कथन गलत है, चूंकि निर्भर होते हैं। तो पहला जो कथन है वो गलत है। कारण मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है, बिल्कुल सही है। तो कथन गलत है, कारण सही है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। 2050 के लिए नेट जीरो लक्ष्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है। दो कथन है। इसका अभिप्राय है कि देश को 2050 तक उसके उत्सर्जन को शून्य तक नीचे लाना होगा। तो नेट जीरो का मतलब ये नहीं होता है, तो इसलिए पहला कथन गलत है। दूसरा, इसका अभिप्राय है कि किसी देश के उत्सर्जन की क्षतिपूर्ति वातावरण से ग्रीन हाउस गैसों का निराकरण तथा अवशोषण से होगी। ये कथन आपका सही, इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, नेट जीरो का तात्पर्य होता है उत्पादित ग्रीन हाउस गैस की मात्रा और वातावरण से अवशोषित की गई गैस की मात्रा के बीच संतुलन होना है। और यहाँ ध्यान रखिएगा कि भारत का 2070 तक नेट जीरो प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है। फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है किससे संबंधित। तो ये जो है आपका ताप विद्युत संयंत्र से संबंधित होता है। आगे चलते हैं। वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण क्या होता है। तो धूल कण होते हैं। ये धूल कण सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय आकाश में लाल एवं नारंगी रंग की छटाव का निर्माण करते हैं और आकाश का नीला रंग धूल के कणों के कारण ही दिखाई पड़ता है। दो सूचियां हैं, इन्हें हमें सम्मिलित करना है। जैव मंडल और वो कहाँ पे अवस्थित है। सिमलीपाल जैव मंडल जो है आपका उड़ीसा में 4 से मिला दीजिए। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश 3 से मिला दीजिए। नंदा देवी उत्तराखंड 1 से, नोकरेक मेघालय 2 से मिला दीजिए। तो 4 3 1 2 बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, यहाँ पर फिर से देख लीजिए। सिमलीपाल उड़ीसा में, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, नंदा देवी उत्तराखंड, नोकरेक मेघालय में। एक नवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत क्या है। पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, बायोगैस, ये नवीनीकृत ऊर्जा के स्रोत हैं। रिंगलमेन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके घनत्व मापन में होता है। तो धुएं के घनत्व मापन में इसका इस्तेमाल करते हैं, मतलब धुएं के अवास्तविक घनत्व या अपारदर्शिता के मापन में। आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। 1986 में। अगला है, इको मार्क प्रतीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से संबंधित है और यह योजना भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रशासित है। भारत में आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन डिवीजन गृह मंत्रालय में एक नोडल डिवीजन है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होता है। प्रधानमंत्री होते हैं। आगे चलते हैं। अगला पर्यावरण का क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम में केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष में प्रारंभ किया गया। तो वर्ष 2019 में इसको प्रारंभ किया गया। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP। आगे चलते हैं। 20वीं सदी के 80 के दशक के मध्य विकास के नकारात्मक पक्षों पर विस्तार से चर्चा की गई। निम्नलिखित में से कौन सा एक उनमें से महत्वपूर्ण नहीं था। तो प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण, जन सामान्य का विस्थापन एवं पुनर्वास, ये जो है महत्वपूर्ण थे, परंतु राजनीतिक एवं विकास ये इसमें शामिल नहीं था। वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण
से संबंधित एक प्रतिवेदन की प्रस्तुति के उपरांत धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर चर्चा आरंभ हुई। वह प्रतिवेदन क्या था? आवर कॉमन फ्यूचर ब्रटलैंड रिपोर्ट, जिसे आवर कॉमन फ्यूचर के नाम से भी जाना जाता है, तो WECD वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट द्वारा वर्ष 1987 में जारी की गई थी। इस रिपोर्ट में सतत विकास की संकल्पना का प्रतिपादन किया गया था। 1987 में ही मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी हस्ताक्षरित हुआ था। वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग, जिससे विश्व के पर्यावरणीय आंदोलन को गति मिली, के लेखक कौन थे? रेचल कार्सन थे। निम्नलिखित में से कौन सा एक वन्य प्राणियों के विलुप्तीकरण का प्रमुख कारण नहीं है? तो देखिए, प्राकृतिक आवास का नष्ट होना, जंगलों में आग लगा देना, वन्य प्राणियों का अवैध वाणिज्यिक व्यापार, ये सभी विलुप्तीकरण का प्रमुख कारण है, परंतु जनसंख्या की तीव्र वृद्धि ये वन प्राणियों के विलुप्तीकरण का प्रमुख कारण नहीं है। भारत सरकार द्वारा जुलाई 2020 में बाघों की गणना 2018 पर जारी प्रस्तुत प्रतिवेदन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन या कथनों में से कौन सा सही है? तो यहाँ पे देखिए, वर्तमान में अभी जो है 2022 में बाघों की जनगणना की रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। ठीक है, 2018 में हुआ, तो उसके बाद 4 साल बाद 2022 में भी प्रस्तुत की गई है। तो इसमें भी यही कहा गया कि भारत में विश्व की कुल बाघों की आबादी का 70% जो है वो भारत में ही है, और भारत के लगभग 30% बाघ जो है बाघ अभ्यारण्यों के बाहर रहते हैं। अभी पूरी रिपोर्ट नहीं आई है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे 2 सूचियाँ हैं, राष्ट्रीय उद्यान और राज्य। इंद्रावती आपका कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। इंद्रावती छत्तीसगढ़ में 4 से मिला दीजिए। मोल्लेम जो है आपका गोवा में, कलेसर हरियाणा में, और बेतवा जो है झारखंड में है। ठीक है, तो यहाँ पर एक सेकंड दोबारा से सुमिलित कर लें। देखिए, इंद्रावती छत्तीसगढ़ में, मोल्लेम गोवा में, कलेसर आपका हरियाणा में है, परंतु यहाँ पे बेतवा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में कहा गया है कि प्रश्न में बेतवा राष्ट्रीय उद्यान के साथ बेतला या पलामू राष्ट्रीय उद्यान होता, तब इस प्रश्न के उत्तर के रूप में जो विकल्प दिया गया है बेतला, यहाँ पे एक सेकंड, ये बेतला लिखा है ना, बेतवा लिखा है, इसे बेतला होना चाहिए था, तो ये छत्तीसगढ़, ये आपका झारखंड से हो जाता। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ के कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में, प्रोजेक्ट हाथी 1992 में, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में, और जैव विविधता अधिनियम 2002 में। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, तो 3 आ जाएगा, फिर प्रोजेक्ट टाइगर आ जाएगा 1, फिर आपका प्रोजेक्ट हाथी आ जाएगा 2, और सबसे लास्ट में जैव विविधता अधिनियम। तो 3, 1, 2, 4। आगे बात करते हैं। एक पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना क्या कहलाता है? जैव भू रसायन चक्र। जैव भू रसायन चक्र कहलाता है। हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट के प्रभाव के अभाव में भू सतह का औसत तापमान होगा कितना होगा? -18 डिग्री। ये -18 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, -18 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। आगे चलते हैं। समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है, समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है, क्या कहलाता है? यह शीयर कहलाता है। ठीक है, समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है, उसे शीयर कहते हैं। पोषकीय या सस्टेनेबल पर्यटन का मुख्य उद्देश्य क्या है? सांस्कृतिक अखंडता और पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं को बनाए रखते हुए पर्यटन और पर्यावरणीय प्रबंधन करना। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रूप में वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, मीथेन ये पाई जाती है, परंतु नाइट्रोजन ऑक्साइड ये वायुमंडल पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैसेस में कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड है, परंतु नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं है, ध्यान रखिएगा। मीथेन और ओजोन भी शामिल है। आगे चलते हैं। अगला है, सामान्यतः पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इस वर्गीकरण का अंश नहीं है? तो देखिए, भौतिक पर्यावरण, जैविकीय पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण के रूप में वर्गीकरण कर सकते हैं, परंतु परिचालन पर्यावरण के रूप में विभक्त नहीं कर सकते, वर्गीकरण नहीं कर सकते हैं। पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था बेनेट के द्वारा। पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग बेनेट के द्वारा किया गया था, जॉन डब्ल्यू बेनेट। इन्होंने यह अवधारणा अपनी पुस्तक द इकोलॉजिकल ट्रांजिशन, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी एंड ह्यूमन एडॉप्टेशन में प्रस्तुत किया था। निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक ताप वृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव है? देखिए, समुद्र जल तल का बढ़ना, हिम नदी का पिघलना, बीमारियों का फैलना, प्रवाल भित्ति का विरंजन, ये सभी के सभी जो है कारण है। तो 1, 2, 3, 4 डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तब नीचे दिए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन आपका 1992 का है। ब्रेटलैंड आयोग की रिपोर्ट 1987 में है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये 1989 है। मैंने पहले जो है
1987 बोल दिया था, 1989 है का प्रवर्तन। देखिए हस्ताक्षर 87 में होते हैं परंतु प्रवर्तन 89 में होता है, ठीक है। यहाँ प्रवर्तन की बात है, वो सही बताया था, हस्ताक्षर 87 में हुआ था। द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन 1972। तो आपका इसमें क्रम क्या हो जाएगा, तो 72 वाला पहले आएगा, 4 हो जाएगा। फिर इसके बाद आपका ब्रेटलैंड आयोग रिपोर्ट का प्रकाशन होगा, 2 फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रवर्तन होगा, 3 सबसे लास्ट में रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन होगा 1। तो 4 2 3 1 अर्थात बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ फिर से देख लीजिए, द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन 1972 में, रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन जून 1992 में, ब्रेटलैंड आयोग रिपोर्ट का प्रकाशन अप्रैल 1987 में और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रवर्तन जनवरी 1989 में है। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं, तो 3 राज्यों में है ये, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा में नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे साइंस के प्रश्नों में नहीं, हमें इन्वायरमेंट देखना है। अगला है इकोसिस्टम के संबंध में निम्न में से क्या सत्य है, इकोसिस्टम के संबंध में क्या सत्य है। तो देखिए प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक पर न्यूनतम रूप से आश्रित है, उत्पादक पर नहीं, न्यूनतम रूप से नहीं, ज़्यादा आश्रित हैं, तो ये पहला कथन गलत है। दूसरा, प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादकों से संख्या में अधिक होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं उत्पादकों से संख्या में अधिक होते हैं, नहीं, उत्पादक जो है प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक हैं, ये कथन आपका सही है। द्वितीयक उपभोक्ता अधिकतम होने के साथ साथ बहुत ही शक्तिशाली है, ये भी सही नहीं है। पारिस्थितिकी तंत्र में देखिए शाकाहारियों की संख्या मांसाहारियों से अधिक होती है। आगे बात करते हैं सुपोषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। 2 कथन दिए गए हैं, तो देखिए यह जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है, सही बात है। यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है, ये भी सही है। 2 के दोनों कथन सही हैं, सी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका सुपोषण, यूट्रोफिकेशन इसको इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण क्या कहलाता है, तो इसे आप एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण कहते हैं, क्या कहते हैं, एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण कहते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो पहला, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जात विविधता में वृद्धि होती, नहीं, भूमध्य रेखा की ओर जात विविधता में वृद्धि होती, तो पहला कथन आपका सही नहीं है। दूसरा, उष्णकटिबंधीय शीतोष्ण क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक जातियों का आश्रय देता है, सही है। विशालतम जैव विविधता अमेजनी वर्षा वनों में पाई जाती है, सही है। जात विविधता शीतोष्ण क्षेत्रों से ध्रुवों की ओर घटती जाती है, ये कथन सही है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है, वायु प्रदूषण के, तो लाइकेंस जो होते हैं, लाइकेंस हो गए, मास हो गए, ठीक है, तो ये वायु प्रदूषण के जैविक सूचक होते हैं। गैस जो धान के खेत में उत्सर्जित होती है, गैस जो धान के खेत में उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है, कौन सी है, तो मेथेन है, कौन सी है, मीथेन गैस है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का सचिवालय वर्तमान में निम्नलिखित में कहाँ पर स्थित है, तो हरियाणा के गुरुग्राम में। इसकी स्थापना 2015 में हुई थी। 100% सौर ऊर्जा पर 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारतवर्ष का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा रहा है, तो दीव रहा है, ठीक है, दमन दीव में दीव। आगे चलते हैं, निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ के कालानुक्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए कोड की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करना है। तो देखिए यहाँ पर आप थोड़ा सा व्याख्या इसमें देखिए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 का है, जैव विविधता अधिनियम 2002 का है, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 का है, प्रोजेक्ट हाथी 1992 का है। तो यहाँ पर भी देखिए एक बार फिर से, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 का है, ठीक है, 1972। जैव विविधता अधिनियम 2002 का है, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 का है, प्रोजेक्ट हाथी 1992 का है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, सबसे पहले वन्यजीव संरक्षण अधिनियम आ जाएगा, मतलब पहला, फिर प्रोजेक्ट टाइगर आ जाएगा तीसरा, फिर आपका प्रोजेक्ट हाथी 92 का आ जाएगा चौथा, और फिर जैव विविधता अधिनियम दूसरा, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र पर्यावरणीय क्षति एवं प्रति व्यक्ति जीडीपी के मध्य संबंध दर्शाता है। पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र जो है, कुजनेट वक्र पर्यावरणीय क्षति एवं प्रति व्यक्ति जीडीपी के मध्य संबंध को दर्शाता है। इस पर्यावरणीय कुजनेट वक्र का आकार किस प्रकार का होता है, तो उल्टा यू आकार का होता है। देखिए आर्थिक समृद्धि के प्रारंभिक चरणों में प्रदूषण एवं पर्यावरण पर अन्य मानवीय प्रभावों में वृद्धि हुई है, लेकिन प्रति व्यक्ति जीडीपी के कुछ स्तर के पश्चात यह प्रवृत्ति उलट गई है और उच्च आय स्तरों पर अधिक समृद्धि से पर्यावरण में सुधार प्रदर्शित हुआ। इसका अर्थ यह है कि पर्यावरणीय प्रभाव या प्रति व्यक्ति उत्सर्जन प्रति व्यक्ति जीडीपी का उल्टा
या यू आकार का फलन है, उल्टा यू आकार का फलन है। इस प्रकार से, एक सेकंड, इस प्रकार से कथन कारण का प्रश्न है। कथन कारण का प्रश्न है, कथन है आपका, कथन है कि सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है। सही कहे। कारण सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की जरूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी करे। तो कथन कारण दोनों सही है और व्याख्या भी हो रही है। तो यहाँ क्योंकि लगाइए, देखिए सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है, क्योंकि सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की जरूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी करे। तो क्या हो गया, कथन कारण सही भी है और व्याख्या भी हो रही है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से भारत के संविधान में किसमें पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन एवं वन्यजीव की रक्षा के प्रावधान किए गए हैं? तो राज्य के नीतिशील तत्वों में और मूल कर्तव्यों में, दोनों में किए गए हैं। देखिए 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में राज्य के नीतिशील तत्व के रूप में 48A जोड़ा गया। ये राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का और वन तथा वन्यजीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। वहीं जो मूल कर्तव्य है इसमें 51AG के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्यजीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। अगला निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए कार्टेजेना प्रोटोकॉल बायोसेफ्टी से संबंधित है, स्टॉकहोम सम्मेलन अनवरत जैविक प्रदूषक से, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत से, क्योटो प्रोटोकॉल जल संरक्षण से नहीं कार्बन क्रेडिट से। ठीक है, ये जो है कार्बन क्रेडिट से संबंधित है। तो यहाँ पर आपका डी वाला सही नहीं है। आगे चलते हैं। अगला है, एक सेकंड, कथन कारण का प्रश्न है। कथन कारण का प्रश्न है, कथन है कि उष्णकटिबंधीय देशों में तितलियों की प्रजातियां सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है। सही है। कारण तितलियां, क्योंकि तितलियां कम तापमान में नहीं रह सकती। कथन कारण दोनों सही और व्याख्या भी हो रही है, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरण से ऊर्जा की मात्रा क्या होती है? घटती है। अगले पोषक स्तर पर केवल 10% ही जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित, कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है? तो नीला हरा शैवाल, नीला हरा शैवाल। आगे बात करते हैं। धुआं या स्मॉग आवश्यक रूप से वायुमंडल में निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण होता है। किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड। धुआं या स्मॉग आवश्यक रूप से वायुमंडल में नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें दुर्लभ उपलब्धि के लिए वैश्विक 500 पुरस्कार दिया जाता है? तो पर्यावरण संरक्षण के लिए दिया जाता है। पर्यावरण संरक्षण के लिए इसको यूनेप संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा वर्ष 1987 में प्रारंभ किया गया था। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र कौन सा है? तो आपका पश्चिमी घाट है। कौन सा है? पश्चिमी घाट है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है? तो नीति आयोग है। निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य भारत में 2030 तक सभी के लिए पानी की उपलब्धता और उसके स्थायी प्रबंधन को लक्षित करेगा? तो सतत विकास लक्ष्य नंबर 6, सतत विकास लक्ष्य नंबर 6। ठीक है, देखिए 6 का उद्देश्य क्या है? 2030 तक सबके लिए सुरक्षित और किफायती पेयजल, शरबत और समान रूप से सुलभ कराना। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, समृद्धि की सीमा की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो क्लब ऑफ रोम के द्वारा। अप्रैल 1968 में 10 देशों के 30 व्यक्तियों का एक समूह, जिसमें वैज्ञानिक, शिक्षक, अर्थशास्त्री, मानवतावादी तथा प्रशासक आदि शामिल थे, कि रोम के एकेडेमिया डी लिंसी में एक बैठक हुई। इस बैठक से ही क्लब ऑफ रोम का विकास हुआ। इसी क्लब ऑफ रोम के द्वारा द लिमिट्स टू ग्रोथ का प्रतिपादन किया गया था 1968 में। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत द्वारा भूमि क्षण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है कब तक? 2030 तक। 2030 तक रखा गया है। अब आगे चलते हैं। अगला है प्रश्न है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशतांश वनों के अंतर्गत है? देखिए 2017 की रिपोर्ट है, वर्तमान में 2021 की रिपोर्ट आ चुकी है। तो हम 2021 की रिपोर्ट यदि देखें कि वनों का परसेंटेज कितना है, देखिए यहाँ पर देखिए 17वीं वन स्थित रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में कुल वनावरण कितना है? 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.71% है। ठीक है, ये वनावरण है, इसमें वृक्षावरण नहीं जोड़ा गया है।
भारत में बाघ परियोजना कब शुरू की गई थी? 1973, 1973 में, ठीक है, 1973 में। यहाँ 72 लिखा है, 73 होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन मानव जनित जीवों का एक उदाहरण है? मानव जनित जीवों का उदाहरण जो है वो फसली भूमि है। फसली भूमि, घास का मैदान, जलतंत्र, वर्षावन, ये प्राकृतिक जीवों का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है? तो कंगारू चूहा जो है बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी किस शहर में स्थित है? तो ये जामनगर, गुजरात के जामनगर में स्थित है। डाजीगाम या दाजीगाम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो ये आपका हंगुल या कश्मीरी स्टैग से, ये आपका कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। आगे चलते हैं। विश्व जैव विविधता दिवस, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को, 22 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। निम्न से किसमें ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता होती है? तो स्ट्रेटोस्फीयर, समताप मंडल में, समताप मंडल में। वैश्विक ऊष्मन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किसकी बारंबारता और प्रचंडता बढ़ जाती है? तो चक्रवात की, तूफान की, केवल बॉर्डर की, उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन श्वावासन संरक्षण रणनीति का उदाहरण नहीं है? तो देखिए, जैवमंडल आगार, राष्ट्रीय उद्यान, पवित्र उपवन, श्वावासन मतलब इन सीटू, दो तरीके का होता है ना, इन सीटू और इक्स सीटू। तो इन सीटू में आपका जैवमंडल आगार, राष्ट्रीय उद्यान, पवित्र उपवन आएंगे, परंतु वनस्पति बाग जो है ये एक्स सीटू में आ जाएंगे। एक्स सीटू में जीन बैंक है, उत्तक संवर्धन केंद्र है, वानस्पतिक उद्यान है, चिड़ियाघर, एक्वेरियम आदि जो है वाह्यवासन एक्स सीटू कहलाते हैं। सूर्य के प्रकाश से परावैंगनी विकिरण अभिक्रिया निम्न से क्या पैदा करती है? तो ये ओजोन पैदा करती है। सूर्य के प्रकाश से परावैंगनी विकिरण अभिक्रिया ओजोन पैदा करती है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? रेनेटिंग पनीर से संबंधित है, जैव प्रौद्योगिकी प्लाज्मिड्स, गोल्डन चावल विटामिन ए में, ओजोन प्रति ट्रोपोस्फीयर नहीं स्ट्रेटोस्फीयर में, ठीक है, डी ऑप्शन सही नहीं है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में, मानस राष्ट्रीय वन्यजीव अभ्यारण्य असम में, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य केरल में, शिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में है, मध्य प्रदेश में नहीं है। मीथेन निम्न से किससे निकली या उत्सर्जित होती है? तो केवल धान के खेतों से, दीमक की बॉम्बी से, इन दोनों से निकलती है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। जुलाई 2018 में निम्न से किसके द्वारा सफर का फुल फॉर्म वायु गुणवत्ता एवं मौसम पूर्वानुमान प्रणाली का उदाहरण किया गया था? तो तत्कालीन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा। सफर का पूर्ण रूप क्या है? सिस्टम फॉर एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग। वर्तमान में जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा तथा अन्य संसाधनों की बचत निम्न में से कौन सी अवधारणा की परिभाषा है? तो ये संपोषणीय विकास की परिभाषा है, संपोषणीय विकास। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पे है? तो एम्स्टर्डम, नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में स्थित है। यह एक गैर सरकारी संस्था है, एनजीओ है। निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक प्रदूषक है? द्वितीयक प्रदूषक देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, फ्लाई ऐश, ये प्राथमिक प्रदूषक है, मतलब स्मॉग जो है ये द्वितीयक प्रदूषक है। वह प्रदूषक जो प्रदूषक स्रोत से सीधे वायु मिलते हैं वो प्राथमिक प्रदूषक करते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। और ऐसे वायु प्रदूषक जो प्राथमिक वायु प्रदूषकों तथा साधारण वातावरणीय पदार्थों की क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं, द्वितीयक वायु प्रदूषक कहलाते हैं, जैसे पैन है, ओजोन, स्मॉग इत्यादि। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पारिस्थितिक तंत्रों में किसमें प्रजाति विविधता सापेक्षता काफ़ी अधिक होती है? तो देखिए किसमें होती है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन और कोरल रीफ दोनों में। देखिए इसमें आयोग ने क्या माना था? उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर बी और सी दोनों माना है, बी और सी दोनों माना है, तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन और कोरल रीफ दोनों को। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सामान्य परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट का डेसिबल स्तर प्रदर्शित करता है? तो 20 डेसिबल, 20 डेसिबल पत्तों की सरसराहट का। आगे चलते हैं। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन COP21 आयोजित हुआ था, कब हुआ था? पेरिस में, फ्रांस के पेरिस में हुआ था। और अभी जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNFCCC का COP27 जो है 2022 में, नवंबर 2022 में कहाँ पे हुआ है? मिस्र के शर्म अल शेख में। आगे चलते हैं। जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब लागू की गई? 2008 में, ध्यान रखिएगा 2008 में, ठीक है। अगला है, सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? स्थिर, तो सागरी या महासागर है। इंसीनरेटर्स का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? तो इंसीनरेटर्स का प्रयोग जो है
कूड़ा कचरा को जलाने के लिए, कूड़ा कचरा को जलाने के लिए किया जाता है, जिसके तहत अपशिष्ट पदार्थों के दहन के माध्यम से उनमें शामिल कार्बनिक तत्वों को नष्ट किया जाता है। इस प्रक्रिया हेतु इंसिनरेटर्स का प्रयोग करते हैं। हरित गृह प्रभाव क्या है? तो वैश्विक ताप में वृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग है? प्राकृतिक गैस का, तो देखिए मीथेन जो है ये प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग है। प्राकृतिक गैस एक रंगहीन, गंधहीन, पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा स्रोत है। यह कई गैसों का मिश्रण होता है जिसमें मुख्य रूप से मीथेन शामिल होती है। पशुओं को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है? तो डिक्लोफिनेक, डिक्लोफिनेक। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से आगे चलते हैं। निम्नलिखित देशों में से कौन सा 2015 में सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जक देश रहा है? 2015 में तो चीन था, ठीक है। पहले नंबर पे चीन था, दूसरे पे संयुक्त राज्य अमेरिका था, चौथे पे आप देखें तो संयुक्त रूप से यूरोपियन यूनियन, और पांचवें पे भारत। यूरोपियन यूनियन को अलग कर दिया जाए तो तीसरे पे भारत आ जाता। निम्न में से कौन से कथन सही हैं? 4 कथन दिए गए हैं। तो देखिए प्राकृतिक आपदाएं सर्वाधिक क्षति जो है विकासशील देशों में करती हैं, ये कथन आपका सही है। भोपाल गैस त्रासदी मानव निर्मित थी, बिल्कुल सही है। भारत आपदा युक्त देश है, ये भी सही है। मैग्रोव चक्रवातों को प्रभाव कम करते हैं, ये भी सही है। चारों के चारों सही है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ एक सेकंड, इसमें कथन 3 को जो है इन्होंने असत्य माना है कि भारत आपदा युक्त देश है, जबकि भारत आपदा युक्त देश सही है। एक सेकंड, देखिए लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को जो है मूल्यांकन से बाहर कर दिया था, क्योंकि इसमें हिंदी और अंग्रेजी के संस्करण में दोनों में डिफरेंस था। क्योंकि यदि यहाँ पे युक्त माना जाएगा, यहाँ पे यदि मुक्त कहेगा, यदि मुक्त कहा जाएगा तो 1 2 4 हो जाएगा, 1 2 4 तब सी ऑप्शन हो जाता है। और यदि चूंकि हिंदी में आपदा युक्त लिखा हुआ है तो 1 2 3 4 चारों के चारों सही है यहाँ पे। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, धुआं में आंखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेजक होता है? तो ये किसकी वजह से होता है? पैरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट की वजह से आंखों में जलन होती है। निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं उत्पन्न करता है? तो नाभिकीय ऊर्जा करेगा, पेट्रोलियम ऊर्जा भी करेगा, कोयला ऊर्जा करेगा, परंतु सौर ऊर्जा नहीं करता है। आगे चलते हैं। आगे एक सेकेंड, पर्यावरण के प्रश्नों को देखते हैं। पहला है, हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार कितना होता है? तो 5 माइक्रोन से कम होता है। कितना होता है? 5 माइक्रोन से कम होता है यह। कथन कारण का प्रश्न है। कथन है कि भारत में जलवायु परिवर्तन से सामाजिक तनाव बढ़ रहा है। सही है। क्योंकि मौसम की चरम दशा की बारंबारता एवं तीव्रता से खाद्य सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ेंगे। तो कथन कारण दोनों सही है, व्याख्या भी हो रहा है। आगे चलते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि उत्तराखंड में ये पहला है, 1936 में स्थापित किया गया था हैले राष्ट्रीय उद्यान के नाम से। अधोलिखित में से कौन सा जीव से जैव मंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम है? तो सबसे पहले जनसंख्या, फिर समुदाय, फिर पारिस्थितिक तंत्र और फिर भूदृश्य। जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिक तंत्र और भूदृश्य, सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। निम्न से कौन सा तंत्र सही सुमेलित नहीं है? ग्रीन हाउस गैस और उसके स्रोत। कार्बन डाइऑक्साइड थर्मल पावर स्टेशन से सही है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑटोमोबाइल से नहीं, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपके मेनली जो रेफ्रिजरेटर होते हैं, पहले एसी जो होती थी उनसे। नाइट्रस ऑक्साइड जलमग्न धान के खेत से। सल्फर डाइऑक्साइड ईंट के भट्ठे से। तो यहाँ पे बी वाला सही नहीं है। हरित गृह प्रभाव से वातावरण में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाती है। तो ये वाला कथन आपका, एक सेकंड, यहाँ पे स्टार लगा हुआ है। वायुमंडल में आर्द्रता बढ़ जाती है। आगे देखें क्या है। जीवधारियों की संख्या बढ़ जाती है, वायु की गति बढ़ जाती है। देखिए यहाँ पर जो है लोक सेवा आयोग ने, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा अपने संशोधित उत्तर पत्रक में से इस प्रश्न को ही डिलीट कर दिया गया था। इसमें बी और डी, यहाँ पे बी और डी दोनों सही माना गया है कि कौन सा परिवर्तन होता है? वायुमंडल में आर्द्रता बढ़ जाती है। क्या है? थोड़ा व्याख्या पढ़ लेते हैं। पृथ्वी के वातावरण में विद्यमान हरित गृह गैस एक ऐसे आवरण की तरह व्यवहार करती है जिसमें से सूर्य से आने वाली लघु तरंग विकिरण तो प्रवाहित हो सकती हैं, परंतु पृथ्वी से वापस जाने वाले दीर्घ तरंग विकिरण इसे पार नहीं कर पाती हैं।
परिणाम स्वरूप पृथ्वी के वातावरण का तापमान बढ़ जाता है। इस प्रक्रिया को हरित गृह प्रभाव कहा जाता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में वृद्धि से हरित गृह प्रभाव पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, परंतु हरित गृह प्रभाव से कार्बन डाइऑक्साइड के सांद्रण में किसी सार्थक वृद्धि का प्रमाण प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ। अतः जो पहला कथन है वो गलत है। जल वाष्प एक प्रमुख हरित गृह गैस है और इसका हरित गृह प्रभाव से सार्थक योगदान है, परंतु यह इससे क्या हुआ, आर्द्रता बढ़ेगी, आर्द्रता बढ़ेगी। तो पहला सही है और डी वाला भी सही है कि इससे क्या होगा, वायु की गति बढ़ जाती है। आगे चलते हैं। सबके लिए सतत ऊर्जा दशक पहल। सबके लिए सतत ऊर्जा दशक पहल क्या है, पहल है संयुक्त राष्ट्र संघ की, संयुक्त राष्ट्र संघ की है। आगे चलते हैं। निम्न से कौन सा सही सुमेलित नहीं है प्रदूषक और उससे होने वाली बीमारियों में। पारा से मिनमाटा बीमारी, मिनमाता या मिनमाटा। कैडमियम से इटाई इटाई बीमारी हो जाती है। नाइट्रेट आयन से ब्लू बेबी सिंड्रोम और फ्लोराइड आयन से अपच नहीं होता है। फ्लोराइड आयन की अधिकता से दांतों की बीमारी, जिसे फ्लोरोसिस कहा जाता है, होती है। इस बीमारी में दांतों का बाह्य आवरण प्रभावित हो जाता है, दांतों में पीलापन आ जाता है। तो यहाँ पर डी वाला सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता मानी जाती है। निम्नलिखित में से किसे वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता मानी जाती है। 0.03% देखिए, वर्तमान में औसत वार्षिक कार्बन डाइऑक्साइड सांद्रता जो है वो 0.04% तक पहुंच चुकी है। ठीक है, अब 0.04% याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को होता है, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। तंबाकू निषेध दिवस 5 मई नहीं 31 मई को होता है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को। तो यहाँ पे सी वाला सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। जैव विविधता को अधिकतम संकट किससे है, प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से। ठीक है, अनुपयुक्त कृषि क्रियाओं, जलवायु परिवर्तन, जल प्रदूषण से भी है, परंतु सर्वाधिक किससे, अधिकतम प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन से जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारक हैं। जीवाश्मिक ईंधन का अधिकाधिक प्रज्वलन, सही है। तैल चलित स्वचालितों की संख्या विस्फोटन, ये भी सही है। सौर धधक में वृद्धि, ये सही नहीं है। अत्यधिक वनोन्मूलन, सही है। तो 1 to 4 बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। नील हरित शैवाल धान से सम्मिलित है। राइजोबियम लेग्यूमिनेसेरम मटर से सही है। एजोटोबैक्टर गेहूं से। एजोला जो है मक्का सम्मिलित नहीं है। एजोला, एनाबिना, नॉस्टॉक, नील हरित शैवाल आदि धान की फसल के नत्रजन स्थिरीकरण को बढ़ावा देते हैं। ये जैव उर्वरक की तरह कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये मक्का से संबंधित नहीं है, धान से संबंधित है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिक तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम होता है। तो किसमें होता है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। उष्णकटिबंधीय वर्षावन में पारिस्थितिकी तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम होता है। ठीक है, ध्यान रखिए, उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। आगे चलते हैं। भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया था। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में। ठीक है, वन संरक्षण अधिनियम 1980 में। 2 सूचियां दी गई हैं, इन्हें हमें सम्मिलित करना है। देखिए, एक सेकंड, यहाँ पे सुमेलन देख लेते हैं पहले। उष्णकटिबंधीय वन आपका साइलेंट वैली। शंकु वृक्ष वन आपका हिमाचल प्रदेश में। कच्छ वनस्पति सुंदरवन में है। पतझड़ वन राजस्थान। तो फिर से देख लीजिए, उष्णकटिबंधीय वन साइलेंट वैली, शंकु वृक्ष हिमाचल प्रदेश, कच्छ वनस्पति सुंदरवन, पतझड़ वन राजस्थान। आगे चलते हैं। रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय पार्क की स्थापना हुई थी कब, 1996 में। 1996 में कहाँ पे, अंडमान निकोबार में, 1996 में। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करेगा। तो हाइड्रोजन। आगे चलते हैं। अगला इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है कि भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना प्रकाशित हुई थी कब, 2008 में। इसमें 8 प्राथमिकताएं वाले राष्ट्रीय मिशनों पर ध्यान केंद्रित किया गया। ये 8 मिशन कौन से, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय सौर मिशन, राष्ट्रीय समर्थित ऊर्जा बचत मिशन, राष्ट्रीय सतत पर्यावास मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, राष्ट्रीय हिमालयी प्रणाली परिरक्षण मिशन, राष्ट्रीय हरित भारत मिशन, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्यनीति ज्ञान मिशन। निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, आपका नाइट्रस ऑक्साइड, ये है। नाइट्रस ऑक्साइड भी है, परंतु आपका ऑक्सीजन नहीं है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है कहाँ पे, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से क्या होगा,
तो इससे मृदा प्रदूषण होगा, जल प्रदूषण होगा, वायु प्रदूषण, सबके सब होंगे। डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? तो ये आपके धान के खेत। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है ऑक्सीजन की अपेक्षा? तो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। खाद्य श्रृंखला फूड चेन में मानव क्या है? मानव आपका प्राथमिक तथा द्वितीय उपभोक्ता है। पहला उपभोक्ता भी है और द्वितीय उपभोक्ता भी है, ठीक है, जो शाकाहारी हैं और जो मांसाहारी दोनों हैं। जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण क्या है? प्राकृतिक आवासीय विनाश, प्राकृतिक आवासीय विनाश इसका मुख्य कारण है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह क्या है? नाइट्रेट के रूप में लेते हैं, ध्यान रखिएगा, नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में उपयोग में आती है? ईंधन गैस के रूप में। तो मीथेन जो है ये बायोगैस है, ये ईंधन के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। बायोगैस संयंत्र से उत्पादित बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन होती है। आगे चलते हैं, आगे एक सेकेंड। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण क्या है? तो जानवरों को जो दर्द निवारक दवा दी जाती है वही इसका कमी का प्रमुख कारण है, ठीक है। उस दवा का नाम क्या है? डिक्लोफेनेक, डिक्लोफेनेक सोडियम एक दर्द निवारक दवा है जिसका उपयोग किसानों द्वारा पशुओं के दर्द निवारक के रूप में किया जाता है। जब वो मरते हैं तो उसको गिद्ध खाते हैं और गिद्धों की जो किडनी होती है उससे डैमेज हो जाती है। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक कौन सा होता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन। ध्यान रखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन। निम्न से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? तो कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। निम्न में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? यह एक अजैविक तथा जैविक दोनों संगठनों से युक्त होता है, सही है। इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है, ये भी सही है। यह एक बंद तंत्र होता है, यह एक बंद तंत्र नहीं होता, खुला तंत्र होता है, तो सी वाला सही नहीं है। यह एक प्राकृतिक संसाधन तंत्र है, होता है, सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्न से किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है? तो आइस कोर से, आइस कोर से। आइस कोर किसी ग्लेशियर या बर्फ की चादर को छेद कर प्राप्त किया गया एक बेलनाकार नमूना है, हिमतत्व जिसे हिंदी में कहते हैं आइस कोर। आइस कोर अतीत की जलवायु और वातावरण की जांच करने के लिए सबसे प्रत्यक्ष और विस्तृत अभिलेख है। आइस कोर से जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है। निम्न से कौन जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? तो देखिए, पृथ्वी की कक्षा की उत्प्रेरकता, अंडाकार कक्षीय मार्ग, पृथ्वी की घूर्णन कक्षा की अक्ष की तिर्यकता झुकाव, विषुव आयन, पृथ्वी की सूर्य से अपसौर तथा उपसौर की स्थिति, ये सभी खगोलीय सिद्धांतों पर आधारित है, परंतु सौर विकिरणित ऊर्जा, सौर विकिरण, ये इस पर आधारित नहीं है। डी ऑप्शन। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है? मेगा डाइवर्स, तो ऑस्ट्रेलिया को मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है। देखिए, वर्ष 1998 में 17 मेगा डाइवर्स देशों की पहचान की गई थी, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, चीन, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, भारत जैसे देश शामिल रहे। निम्न में से किसकी औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम है? तो देखिए, शीतोष्णकटिबंधीय वन की अधिक है, उष्णकटिबंधीय की भी है, उष्णकटिबंधीय समाना। तो इसमें सबसे कम किसकी है? शीतोष्णकटिबंधीय घास मैदान की, शीतोष्णकटिबंधीय घास मैदान की सबसे कम है। आगे चलते हैं। निम्न से कौन सही सुमेलित नहीं है? प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979 में, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन एजेंडा 21, पृथ्वी शिखर सम्मेलन +2 1997, कार्बन व्यापार प्रोटोकॉल मॉन्ट्रियल से नहीं, ये क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है, ठीक है, कार्बन व्यापार प्रोटोकॉल। तो डी वाला सही नहीं है। निम्न में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? सागरीय राष्ट्रीय उद्यान मन्नार की खाड़ी जो है तमिलनाडु में, ये सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है। निम्नलिखित में से किस देश ने गैसोलीन में इथेनॉल मिश्रित करना कानूनी रूप से अनिवार्य कर दिया? गैसोलीन में इथेनॉल मिश्रित करना तो किसने किया है? ब्राजील ने। आगे बात करते हैं। 1976 में इन्होंने किया था। निम्नलिखित में से किसे भारत में जैविक विविध हॉटस्पॉट के रूप में पहचाना जाता है? तो पश्चिमी घाट को। तो देखिए, यह जो भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट स्थल कौन से? पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, भारत म्यांमार सीमा तथा सुंडालैंड। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत म्यांमार सीमा वाले क्षेत्र तथा सुंडालैंड का ही भाग है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिकी तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी है?
उत्तरदायी नहीं है। तो देखिए पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता, मध्य व्यवधान, पारिस्थितिक तंत्र की आयु, ये सभी जो है उत्तरदायी हैं, परंतु पोषण स्तरों की कम संख्या ये जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है। आगे चलते हैं, निम्न से कौन प्रवाल विरंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक होता है? तो प्रवाल विरंजन में वैश्विक उष्णन ग्लोबल वार्मिंग सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से निम्न से कौन सा कथन सही है? पहला, जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव एक दिशीय होता, सही है। दूसरा, जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव चक्रीय होता, गलत। प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में बढ़ते पोषण स्तर के साथ ऊर्जा का सापेक्षिक क्षय घटता जाता है, नहीं। प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में बढ़ते पोषण स्तर के साथ ऊर्जा का सापेक्षिक क्षय बढ़ता जाता है। प्रगामी बढ़ते पोषण स्तरों के साथ प्रजातियां सुलभ ऊर्जा का उपयोग करने में कम दक्ष होती, नहीं, अधिक दक्ष होती हैं। तो यहाँ पे पहला वाला सही, बाकी सब गलत है। आगे चलते हैं, अगला है, अगले प्रश्न चलते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो पर्वत सर्वाधिक स्थायी, नहीं, सर्वाधिक स्थायी में समुद्र आते हैं। अजैविक अवयव जीवाणु जो है जैविक अवयव होते हैं। हरे पौधे पारिस्थितिकी तंत्र, ये सही है। वर्षा ग्लोबल वार्मिंग, नहीं, वर्षा ग्लोबल वार्मिंग का कारण नहीं है। दो सूचियां हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है। खनिज खनिज समाप्त होने योग्य है, 3 से मिलाइए। सौर ऊर्जा असमाप्त होने योग्य है, 4 से मिलाइए। बायोगैस मीथेन तथा कार्बन डाइऑक्साइड, तो 2 से मिलाइए। वन अपरोपण वर्षा, वन अपरोपण वन होंगे तो वर्षा होगा, तो 3 4 2 1 ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन शक्ति तथा खाद दोनों दे सकता है? शक्ति तथा खाद दोनों दे सकता है, बायोगैस संयंत्र। अगला है, जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण क्या है? आवासीय प्रदूषण, विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, अत्यधिक दोहन या आवासीय विनाश। तो आवासीय विनाश है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की 2008 की रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाली बीमारियों की संख्या, देखिए इसमें बीमारियों की संख्या कोई उल्लेख नहीं किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? कौन सी बायोडीजल की फसल? जेट्रोफा जो है ये बायोडीजल की फसल है। चिपको आंदोलन संबंधित है किससे? तो पादप संरक्षण से संबंधित है। 70 के दशक में उत्तराखंड में प्रारंभ हुआ था। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था 1972 में। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए 1972 में। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। 16 सितंबर को। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र निम्न से कौन सा है? भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र, तो आपका पश्चिमी घाट, हॉट स्पॉट, तो पश्चिमी घाट है। आगे चलते हैं, जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? भोजन, औषध, औद्योगिक उपयोग, पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन, ये सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण संकेतक पौधा है? तो जो लाइकेन होते हैं, लाइकेन ये प्रदूषण संकेतक होते हैं, ये वायु प्रदूषण का संकेतक होता है। आगे चलते हैं, अगला है, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है? तो आपका सौर सेल, पेट्रोलियम उत्पाद, वन उत्पाद, नाभिकीय विखंडन में सौर सेल सबसे स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है। अगला है, निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो पश्चिमी घाट में सदाबहार वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का विस्तार जो आप देखेंगे तो पश्चिमी घाट, सह्याद्री, उत्तर पूर्व भारत और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के 200 सेंटीमीटर से अधिक औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय पार्क और राज्य। तो दाजीगाम राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है? ये आपका ये जम्मू कश्मीर, 2 से मिला दीजिए। पापीकोंडा आंध्र प्रदेश, सरिस्का राजस्थान, बांदीपुर कर्नाटक। तो आपका क्या हो जाएगा? 2 1 3 4, ध्यान रखिएगा। दाजीगाम जम्मू कश्मीर, पापीकोंडा आंध्र प्रदेश तेलंगाना दोनों में है, सरिस्का राजस्थान, बांदीपुर कर्नाटक। निम्नलिखित में से सही सुमेलित है? सल्फर डाइऑक्साइड कौन सही सुमेलित है? सल्फर डाइऑक्साइड दांत के लिए नहीं, ये अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है। फ्लोराइड प्रदूषण जो है ये दांत के लिए उत्तरदायी है। मिथाइल आइसोसाइनेट ये भोपाल गैस त्रासदी के लिए, और सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ अम्ल वर्षा के लिए। ओजोन रिक्तता जो है ये चर्म कैंसर के लिए, ये सही है, डी वाला सही है, बाकी सही नहीं है। तो देख लीजिए, सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा के लिए, फ्लोराइड प्रदूषण दांत के लिए, मिथाइल आइसोसाइनेट ये भोपाल गैस त्रासदी के लिए, ओजोन रिक्तता चर्म कैंसर। पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है
कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होती है। निम्नलिखित में से किसने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया? तो देखिए, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI के वैज्ञानिक डॉक्टर एस बी देसाई, यहाँ CB देसाई लिखा है, SB देसाई ने 40 के दशक में गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया। तो यहाँ पर CB देसाई नहीं, SB देसाई होना चाहिए। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं पर्यावरण की। तो हरा सूचकांक विकसित किया गया, हरा सूचकांक विकसित किया गया विश्व बैंक के द्वारा। देखिए, निवेशकों को उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में व्यापार करने वाली कंपनियों की कार्बन दक्षता, कार्बन इफिशियंसी का पता लगाने की सुविधा प्रदान करने हेतु विश्व बैंक ने हरा सूचकांक, ग्रीन इंडेक्स नामक एक पर्यावरण अनुकूल स्टॉक मार्केट इंडेक्स विकसित किया। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सुमेलित है बखिरा वन्यजीव अभ्यारण्य, ये आपका संत कबीर नगर जिले में, उन्नाव में नहीं, संत कबीर नगर जिले में है। ओखला वन्यजीव अभ्यारण्य, ओखला वन्यजीव अभ्यारण्य जो है गौतम बुद्ध नगर जिले में है। शांडी वन्यजीव अभ्यारण्य हरदोई में है। महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य आपका बस्ती में नहीं, ललितपुर में है। तो यहाँ पर C वाला सही है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सुनहरे लंगूर, एक सेकेंड, सुनहरे लंगूर विलुप्त प्राय हैं, जैसा कि इसमें बताया गया है पहला। एक सेकेंड, मरुस्थली बिल्ली विलुप्त प्राय, मरुस्थली बिल्ली जो है वो विलुप्त प्राय नहीं, कम खतरे में है। हुलाक गिबन विलुप्त प्राय हैं। एशियाई जंगली कुत्ते विलुप्त प्राय हैं। यहाँ पे एक मिनट देखें, तो सुनहरे लंगूर विलुप्त प्राय हैं, हुलाक गिबन विलुप्त प्राय हैं, एशियाई जंगली कुत्ते विलुप्त प्राय हैं, परंतु मरुस्थली बिल्ली जो है ये विलुप्त प्राय नहीं है, ये कम खतरे में। देखिए, इसको भी जो है आयोग ने अपने मूल्यांकन उससे बाहर कर दिया था, ठीक है। तो इसमें देखिए B और D, एक सेकेंड, B ये भी सुमेलित नहीं है और D ये भी सुमेलित नहीं है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो क्या उत्तरदायी नहीं है? व्यापक नीच या कर्मता जो है, व्यापक नीच या कर्मता किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है। बड़े आकार वाला शरीर, संकुचित नीच, आनुवंशिक भिन्नता की कमी, ये सभी उत्तरदायी हैं। एजेंडा 21 के कितने समझौते हैं? तो इसमें कुल 4 समझौते हैं, इसमें कुल 4 समझौते हैं, ध्यान रखिएगा। इसका उत्तर B माना गया था, इसलिए बाद में से मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया। ध्यान रखिए 4 हैं। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान कौन सा है? तो आपका पश्चिमी घाट है, ठीक है, पश्चिमी घाट है। आगे बढ़ते हैं, पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वनांतर्गत क्षेत्रफल होना चाहिए कितना? 33%, एक मतलब 1/3 या 1/3, एक तिहाई। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। ग्रीन मफलर संबंधित है आपका ध्वनि प्रदूषण से। किससे संबंधित है? महत्वपूर्ण ध्वनि प्रदूषण से। निम्नलिखित में से कौन एक विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है? तो समुद्र जो है विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है, 97% भाग जो है समुद्री जल है। आगे बात करते हैं, मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र है धान का खेत। तो धान के खेत हो गए, कोयले खदानें हैं एवं घरेलू पशु वातावरण में मीथेन उत्सर्जन के मानवीय स्रोत हैं, जबकि आर्द्रभूमि तथा समुद्र मीथेन उत्सर्जन के प्राकृतिक स्रोत हैं। आगे बात करते हैं, नीरी स्थित है कहाँ पे? नागपुर में। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। नीरी का फुल फॉर्म है केंद्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान। पहले इसका नाम ये था, फिर बाद में इसका नाम राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान है। तो अब जो नीरी का जो फुल फॉर्म है वो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान 1958 में स्थापित किया गया था नागपुर में। निम्नलिखित वर्षों में से कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, बी ऑप्शन। भारत में अवस्थित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा रहा है? कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान 1936 में स्थापित हुआ था, वर्तमान में कहाँ? उत्तराखंड में। निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वितीयक प्रदूषक नहीं है? तो देखिए, PAN स्मॉग, ओजोन ये द्वितीयक प्रदूषक, परंतु सल्फर डाइऑक्साइड द्वितीयक प्रदूषक नहीं है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान हाथी के लिए सही है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हंगुल के लिए नहीं, ये आपका पशु बाघ और हाथी के लिए है, ठीक है। हंगुल के लिए दाजी गांव राष्ट्रीय उद्यान है, दाजी गांव। मानस राष्ट्रीय उद्यान हाथी के लिए, असम का। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर। आगे बात करते हैं, सूर्य से आने वाला हानिकारक पराबैंगनी विकिरण कारण हो सकता है किसका? त्वचीय कैंसर का, त्वचीय कैंसर का, स्किन कैंसर का। ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है अल्ट्रावायलेट किरणों से।
जैव विघटित प्रदूषक है क्या? वहित मल जो है ये बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक है, परंतु पारा, प्लास्टिक, एस्बेस्टस ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है। जैव विविधता का अर्थ क्या है? तो जैव विविधता का अर्थ है एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु, एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु, सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, दो सूचियां हैं, पार्क तथा वन्य जीव अभ्यारण्य और राज्य। तो इसमें देखिए दाजीगाम वन्य जीव अभ्यारण्य आपका कहाँ पे? जम्मू कश्मीर, 4 से मिलाइए। केवलादेव घाना पक्षी अभ्यारण्य, केवलादेव कहाँ पे है? ये राजस्थान में है। कान्हा राष्ट्रीय पार्क मध्य प्रदेश 1। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य केरल 3। तो 4, 2, 1, 3। आगे बात करते हैं, आगे देखते हैं, एक सेकेंड। पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है? जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है? तो देखिए हरे पौधे जो हैं ये उत्पादक घटक हैं। अगला है कथन कारण का प्रश्न है, मरुस्थल शाश्वत ऊर्जा उत्पादन के प्रभावकारी स्रोत हो सकते हैं, शाश्वत ऊर्जा के, क्योंकि वहाँ गर्मी बहुत पड़ती है। सही है। कारण जितनी ऊर्जा मानव जाति एक वर्ष में उपभोग करती है उससे अधिक ऊर्जा मरुस्थल 6 घंटों में सूर्य से प्राप्त कर लेती है। कारण सही है, तो कथन कारण दोनों सही और व्याख्या भी हो रही है, ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गैस समूह जो है ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है? निम्नलिखित में से कौन सा गैस समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन। सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र निम्नांकित में से कौन सा है? तो महासागर है। विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्धता होती है किसमें? रेड डेटा बुक में, आयुषियन के द्वारा जारी किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है? तो आपका जैवमंडल रिजर्व, इन सीटू जैव विविधता का संरक्षण है ये। यूरो द्वितीय मानकों को पूरा करने के लिए अति अल्प सल्फर डीजल में सल्फर की मात्रा क्या होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए 0.05% या इससे कम। आगे चलते हैं, जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है? तो ग्रीन हाउस गैस, ओजोन परत का क्षरण, प्रदूषण, ये सभी के सभी, डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सार्वत्रिक तापन उत्पन्न करने में योगदान नहीं करता? सल्फर तथा नाइट्रोजन का ऑक्साइड करते हैं, सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड नहीं करते हैं, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प करते हैं। ठीक है, तो पहला वाला नहीं करेगा, सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंडा 21 की सही परिभाषा है? तो इसमें सी वाला पढ़िए, यह 21वीं सदी में विश्व पर्यावरण संरक्षण हेतु एक कार्य योजना है, ये सही है, सी ऑप्शन। आगे बात करते हैं, इको मार्क योजना 1991 में उपभोक्ताओं को ऐसे उत्पादों को खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए आरंभ की जिनका पर्यावरणीय प्रभाव कम हानिकारक हो। निम्नलिखित उपभोक्ता उत्पादों में से कौन सा इस योजना के अंतर्गत अधिसूचित नहीं है? तो साबुन एवं अपमार्जक, कागज एवं प्लास्टिक, सौंदर्य प्रसाधन एवं एरोसोल शामिल है, परंतु औषधियाँ एवं प्रतिजैविक इसमें शामिल नहीं है, डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का एक जैव सूचक है? तो लाइकेन है। अम्ल वर्षा निम्नांकित द्वारा वायु प्रदूषण का कारण होती है, किसके द्वारा? नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, की वजह से। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक सही सुमेलित है? बायोस्फीयर रिजर्व की अवधारणा किसने दी? एडवर्ड सुयश ने। नहीं, बायोस्फीयर रिजर्व शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है एडवर्ड, सही सुमेलित की बात करें तो ये सही है, बायोस्फीयर रिजर्व वर्ड सर्वप्रथम प्रयोग किया था एडवर्ड सुयश ने। आगे बात करते हैं, यूरो उत्सर्जन नियम उत्सर्जन के मानक हैं। यूरो उत्सर्जन नियम उत्सर्जन के मानक हैं और ये एक वाहन से उत्सर्जन के लिए सीमा निर्धारित करने के पैकेज प्रदर्शित करते हैं। निम्नलिखित गैसों में से कौन इसके अंतर्गत आच्छादित होंगे? तो इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सभी के सभी इसमें आच्छादित होंगे। ठीक है, देखिए यूरोपीय उत्सर्जन मानक प्रदूषण संबंधी नियामक है जो यूरोप में सभी वाहनों पर लागू किए जाते हैं। वर्तमान समय में नाइट्रोजन ऑक्साइड, सभी हाइड्रोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर पीएम संबंधी उत्सर्जनों पर यह नियामक लागू होते हैं। आगे चलते हैं, निम्नलिखित वायु प्रदूषकों में कौन रक्त धारा को दुष्प्रभावित कर मौत उत्पन्न कर सकता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड है। आगे बढ़ते हैं, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा निम्नलिखित विकिरण अवशोषित किया जाता है। कौन सा विकिरण? पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित किया जाता है, सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अक्टूबर 2012 में, ये छोड़ दीजिए, करंट का क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, एक सेकंड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर बाकी सभी देश की प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किए जाते हैं? तो देखिए वन, जल, खनिज ये प्राकृतिक पूंजी में होते हैं, पर सड़कें जो है ये प्राकृतिक पूंजी में नहीं आएंगी। आगे चलते हैं,
अगला है चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? तो वन कटाई के। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो आर्थिक पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं। भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो आपका जल विद्युत है। धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? तो प्राकृतिक संसाधन के। आगे बढ़ते हैं। अगला है दो सूचियां दी गई हैं, इन्हें हमें सुमिलित करना है। तो देखिए एस्बेस्ट ए यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं, एक सेकेंड। एस्बेस्टस धूल फेफड़े में, एस्बेस्टस धूल की वजह से प्रभावित अंग कौन सा? फेफड़ा। शीशा की वजह से, शीशा की वजह से मस्तिष्क, वन। पारे की वजह से पेट, और कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से रक्त धाराएं, चार। तो फिर से देखिए एस्बेस्टस धूल की वजह से फेफड़ा प्रभावित होता है, फेफड़ा। शीशा की वजह से मस्तिष्क, पारा की वजह से उदर पेट, कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से रक्त धाराएं। तो 3124 बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। 50 से अधिक देशों द्वारा समर्थित संयुक्त राष्ट्र का मौसम परिवर्तन समझौता कब प्रभावी हुआ? तो 21 मार्च 1994, 21 मार्च 1994 से। ये आपका UNFCCC ट्रिपल सी 21 मार्च 1994 से जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन अभिसमय जो है ये। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है, ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड ये है, परंतु नाइट्रोजन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा पिछली शताब्दी में पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि प्रदर्शित करता है? तो 0.8 डिग्री सेल्सियस। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में विश्व के तापमानों पर आंकड़े इकट्ठा करने के लिए वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशन स्थापित नहीं किया गया है? तो अल्जीरिया, ब्राजील, केन्या में किया गया, परंतु भारत में नहीं किया गया है, भारत में नहीं है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है कब? 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को पहली बार 1973 में मनाया गया था। निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। पारिस्थितिकी विज्ञानों का केंद्र कहाँ पे है? बेंगलुरु में। पारिस्थितिकी विज्ञानों का केंद्र बेंगलुरु। पारिस्थितिकी वन्य प्राणी संस्थान देहरादून में है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कोलकाता में नहीं है, भोपाल में है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कोलकाता में है, कोलकाता में नहीं, भोपाल में है। तो सी वाला सही नहीं है। हिमालय पर्यावरण एवं विकास का गोविंद बल्लभ पंत संस्थान अल्मोड़ा में है। दो सूचियां हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है। देखिए जैव सर और उनके स्थापना वर्ष। नीलगिरी की स्थापना कब हुई? नीलगिरी की स्थापना 1986, 4 से मिलाइए। नंदा देवी की 1988, 3 से। सुंदरवन की 1989, 2 से। कंचनजंगा 2000 में, तो 1। तो आपका 4321। तो फिर से देख लीजिए। नीलगिरी 1986, नीलगिरी 1986, नंदा देवी 1988, सुंदरवन 1989, कंचनजंगा वर्ष 2000 में। यहाँ भी देख लीजिए नीलगिरी 1986 है, नंदा देवी 88 है, सुंदरवन 89 और कंचनजंगा 2000। पारिस्थितिकी निकाय के रूप में आर्द्रभूमि बरसाती जमीन निम्नलिखित में से किस हेतु उपयोगी है? तो ये पोषक पुनर्प्राप्ति और पुनर्चक्रण हेतु, पौधों द्वारा अवशोषण के माध्यम से भारी धातुओं को अवमुक्त करने हेतु, तलछट रोककर नदियों का गादीकरण कम करने हेतु, इन सभी के लिए उपयोगी है। आगे बात करते हैं। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन से जैव विविधता के दृष्टि से उत्तेजनशील स्थित हॉट स्पॉट माने जाते हैं? तो इसमें देखिए आपका पश्चिमी घाट आ जाएगा, और पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट 1 और 3 बी ऑप्शन। भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक कौन है? अजैविक आर्सेनिक है। आगे बात करते हैं लाइकन सबसे अच्छे सूचक हैं किसके? वायु प्रदूषण के। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रों को क्या कहते हैं? इसे जैव भू रासायनिक चक्र, जैव भू रासायनिक, ठीक है, भू रासायनिक नहीं है, जैव भू रासायनिक है। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ पे है? नागपुर में, 1958 में स्थापित है, 1958 में। निम्नलिखित कथनों में से कौन से ओजोन रिक्त कारक हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, हैलोन्स है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है। 3 के तीनों 1 2 3 डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है? इको टोन कहलाता है, डी ऑप्शन। आगे चलते हैं। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी पदछाप कहते हैं, पारिस्थितिकी पदछाप। निम्न में से कौन एक प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक होता है? तो सागरी जल के सामान्य तापमान में वृद्धि, सागरी जल के सामान्य तापमान में वृद्धि।
देखिए, प्रवाल विरंजन समुद्री तापमान और अम्लता में वृद्धि सहित पर्यावरण दबाव के कारण होता है। काजीरंगा किस लिए जाना जाता है? काजीरंगा जो है गैंडों के लिए, असम में है। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में ये 10 डिग्री उत्तरी से लेकर 10 डिग्री दक्षिणी के बीच में पाया जाता है ऐसे क्षेत्र। निम्न से कौन सा क्षेत्र ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है? तो आपका खंभात की खाड़ी, गुजरात, खंभात की खाड़ी। आगे चलते हैं। अगला है पर्यावरण का प्रश्न। 2015 में निम्नलिखित राज्यों में से किसके भौगोलिक क्षेत्रफल का सबसे अधिक प्रतिशत वनों के अंतर्गत है? तो 2021-15 का आंकड़ा है, पुराना है। हम 2021 के आंकड़ों से यहाँ देखते हैं। तो देखिए, मिजोरम में 2021 का जो आंकड़े हैं 84.53 सबसे अधिक की बात कर रहा है ना। अरुणाचल प्रदेश में 79.3 है, नागालैंड में 73.9 है, मेघालय में 76.0 है। तब भी देखिए 2015 में मिजोरम सर्वाधिक था और वर्तमान में भी मिजोरम ही है। 2021 की रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण के परिरक्षण एवं संरक्षण हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा कब पारित किया गया? 1986 में। ए ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सी एक वायुमंडल में स्थायी गैस है? तो देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, नियान ये स्थायी नहीं, परंतु नाइट्रोजन स्थायी गैस है। ग्रीन वाश इंगित करता है, ग्रीन वाश ये पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित संस्थानों में से किस में पर्यावरण सूचना प्रणाली इनविश का जनसंख्या एवं पर्यावरण केंद्र स्थित है? कहाँ पर स्थित है? तो ये IIPS मुंबई, IIPS मुंबई देवनार में। आगे बात करते हैं। ये करंट का क्वेश्चन है, छोड़ दीजिए इसको। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी कब और कहाँ स्थापित हुआ? 1958 में नागपुर, महाराष्ट्र में। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कहाँ पर एक संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र है? तो कहाँ पर है कच्छ वनस्पति क्षेत्र? आपका गोवा में, गोवा का चोराव द्वीप में। निम्नलिखित में से कौन एक वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी नहीं है? देखिए, मीथेन, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, परंतु आर्गन नहीं है। पृथ्वी सम्मेलन +5 कब हुआ? 1997 में। पृथ्वी सम्मेलन 1992 में होता है, 5 साल और जोड़ दिए, 97 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, 1 सेकंड। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के 8 मिशनों में शामिल नहीं है? तो कार्य योजना 2008 में प्रारंभ हुई थी। सौर शक्ति, वनीकरण, अपशिष्ट से ऊर्जा परिवर्तन शामिल है, परंतु नाभिकीय शक्ति इसमें शामिल नहीं है। 8 फिर से देखिए, राष्ट्रीय सौर मिशन, राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा बचत मिशन, राष्ट्रीय सतत पर्यावास मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, राष्ट्रीय हिमालय कार्यप्रणाली परिरक्षण मिशन, राष्ट्रीय हरित भारत मिशन, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्यान्वित ज्ञान मिशन। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित देशों में से किस में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 70% भाग पर वन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान है? भूटान में। कहाँ पर है? भूटान में। निम्नलिखित में से कौन एक भारत का बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है? तो पश्चिमी नहीं, हॉट नहीं है, नहीं की बात कर रहा है। तो हिमालय, उत्तर पूर्वी भारत, पश्चिमी घाट है, परंतु विंध्यन नहीं है। आगे चलते हैं। जैव विविधता निम्नलिखित में से कौन एक जैविक अनुक्रमण की प्रवस्थाओं का सही क्रम है? नगनीकरण, फिर प्रवास है, अस्थापन, प्रतिक्रिया, स्थिरीकरण। नगनीकरण, प्रवास, अस्थापन, प्रतिक्रिया, फिर स्थिरीकरण। ध्यान रखिएगा, नगनीकरण है, प्रवास है, अस्थापन है, प्रतिक्रिया है, फिर स्थिरीकरण। इसको कई बार में आप याद कर लीजिएगा। इंग्लिश में नगनीकरण को न्यूटेशन कहते हैं, प्रवास को माइग्रेशन, आस्थान को इसिस कहते हैं, प्रतिक्रिया रिएक्शन और स्थिरीकरण स्टेबलाइजेशन। यमुना एक्शन प्लान का औपचारिक रूप से प्रारंभ किया गया 1993 में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, राष्ट्रीय उद्यान और राज्य, बांदीपुर कर्नाटक में, रायजी उत्तराखंड में, सिमलीपाल उड़ीसा में, पिन वैली जम्मू कश्मीर में नहीं है। पिन वैली आपका जम्मू कश्मीर में नहीं है, हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिले में है पिन वैली, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। शुक्ला फांटा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? नेपाल में। शुक्ला फांटा वहाँ पे मैं नेपाल में। नीरू मीरू जल संग्रहण कार्यक्रम भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें वर्ष 2000 प्रारंभ किया गया था? आंध्र प्रदेश में। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं है? गोदावरी डेल्टा, हिमालय, पश्चिमी घाट में है, परंतु गंगा डेल्टा में नहीं है। समुद्री राष्ट्रीय पार्क अवस्थित है कच्छ की खाड़ी में। हरियाली योजना संबंधित है जल प्रबंधन से। आगे चलते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत रामसर स्थल नहीं है? तो देखिए, आपका सुंदरवन भी है, ठीक है। अब गोदावरी की डेल्टा, कृष्णा डेल्टा, सुंदरवन, ये आपके इसमें, एक सेकंड,
इसमें अब सुंदरवन भी शामिल है, ठीक है, ये याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसने सुझाया था कि पृथ्वी का धुरी पर अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन के लिए कारक है? मिलुटिन मिलानकोविच ने। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया? राजाजी राष्ट्रीय पार्क। राजाजी राष्ट्रीय पार्क वर्तमान में देखिए 53 टाइगर रिजर्व हैं, ठीक है, 53 हैं। जो लेटेस्ट घोषित किया गया है वो रानीपुर का जो है, उत्तराखंड का, उत्तर प्रदेश। आगे चलते हैं, अगला है इन्वायरमेंट का। निम्नलिखित में से किस में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन वायु में। कथन कारण का प्रश्न, पारंपरिक खेती के आधुनिक वैज्ञानिक खेती में रूपांतरण में हरित क्रांति की तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका रही। सही है। कारण, इसमें सामाजिक एवं पर्यावरणीय लागत सम्मिलित नहीं है। ये भी सही है, परंतु व्याख्या नहीं हो रहा है। आगे चलते हैं, निम्न में से किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया? अनीज नेस ने गहन पारिस्थितिकी या डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1973 में किया था। जैव ईंधन के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सत्य नहीं है? जैव ईंधन पारिस्थितिकी अनुकूल होता है, सही है। जैव ईंधन ऊर्जा संकट के समाधान में योगदान दे सकता है, ये भी सही है। जैव ईंधन मक्का से बनता है, ये भी सही है। परंतु जैव ईंधन लागत प्रभावी होता है, ये सही नहीं, क्योंकि महंगा होता है ये। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को प्रत्येक वर्ष। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में सही नहीं है? पारिस्थितिकी तंत्र किसी निश्चित स्थान, समय, इकाई के समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण का प्रतिनिधित्व करता है, सही है। यह एक कार्यशील इकाई, ये भी सही। इसकी अपनी उत्पादकता होती है, ये भी सही है। परंतु यह एक बंद तंत्र नहीं, खुला तंत्र होता है, तो डी ऑप्शन। आगे चलते हैं, अगला है आपका भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान। भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान स्थित है कहाँ पे? नई दिल्ली में। यहाँ थोड़ा सा व्याख्या देख लीजिए। देखिए, दिल्ली चिड़ियाघर को वर्ष 1982 में राष्ट्रीय प्राणी उद्यान का दर्जा प्रदान किया गया, राष्ट्रीय प्राणी उद्यान का। और विकिपीडिया ने दिल्ली के दर्शनीय स्थल शीर्षक से प्रकाशित आलेख में इसी उद्यान को राष्ट्रीय जैविक उद्यान लिखा है। संभवतः इसी कारण से प्रश्न में राष्ट्रीय जैविक उद्यान एवं इसका आंग्ल नामकरण क्या है? इंग्लिश में जो नामकरण है वो नेशनल बायोलॉजिकल गार्डन है, तो नेशनल बायोलॉजिकल गार्डन किया गया। इस उद्यान की आधिकारिक वेबसाइट पर इसका हिंदी में नाम क्या है? राष्ट्रीय प्राणी उद्यान, और इंग्लिश में नेशनल जियोलॉजिकल पार्क। तो ध्यान रखिए, नेशनल जियोलॉजिकल पार्क या राष्ट्रीय प्राणी उद्यान आपका नई दिल्ली में है। निम्न में से किस वर्ष भारत सरकार द्वारा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया था? 1985 में। 1985 में, सितंबर 1995 में इसका नाम बदल करके राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण NRCA कर दिया गया, राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण कर दिया गया। ये राजीव गांधी के समय में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन हुआ था। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को, 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला है आपका बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का किस राज्य में अवस्थित है? राजस्थान में है, ध्यान रखिए, राजस्थान में है। भारत के निम्न टाइगर रिजर्व में से कौन सा मिजोरम में अवस्थित है? तो डम्फा जो है ये मिजोरम में है, मेलघाट आपका महाराष्ट्र में है, बुक्सा पश्चिम बंगाल में है, भद्रा कर्नाटक में है। पर्यावरण के संदर्भ में भारत में पाए जाने वाले हॉट स्पॉट कौन से हैं? पूर्वी हिमालय श्रृंखला और पश्चिमी घाट। वर्तमान में 4 हॉट स्पॉट हैं। भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित है? तो इन चारों में परसेंटेज के रूप में देखेंगे तो मिजोरम आ जाएगा, और ऐसे क्षेत्र वाइज देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश ऊपर चला जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ ने, तो इन चारों में क्रम क्या होगा? मिजोरम, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर मेघालय, फिर मणिपुर। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर। संयुक्त राष्ट्र संघ ने निम्न से किसे 2011 से 2020 के लिए दशक घोषित किया, निर्दिष्ट किया जैव विविधता दशक के रूप में? आगे चलते हैं, एक सेकेंड। भारत का राष्ट्रीय समुद्री पार्क स्थित है कहाँ पे? कच्छ में, गुजरात के कच्छ में। 1982 में गुजरात के जामनगर जिले में कच्छ की खाड़ी में की गई थी इसकी स्थापना। हरियाली योजना संबंधित है किससे? जल प्रबंधन से। 27 जनवरी 2003 को 2000 करोड़ रुपए की लागत वाली जल संग्रहण संबंधित विकास योजना हरियाली का शुभारंभ किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जैव मंडल आगार और अवस्थित। देखिए, मानस आपका मेघालय में नहीं है, असम में है। नंदा देवी उत्तराखंड में, कंचनजंगा सिक्किम में, अगस्तमलाई केरल में है। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था? वॉल्टर जी रोशन ने सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, निम्न से किसने तिब्बत पठार के ऊपर वर्ष 2005 में ओजोन आभा मंडल, ओजोन हैलो का पता लगाया था? GW केंट मूर ने, टोरंटो विश्वविद्यालय के GW केंट मूर ने। आगे बढ़ते हैं, वैज्ञानिकों की निम्न टीमों में से किसने सर्वप्रथम अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन क्षेत्र का पता लगाया था? ओजोन छिद्र का पता जो लगाया था
वो ब्रिटिश टीम ने लगाया था 1985 में। निम्नलिखित में से कौन एक वायु प्रदूषण की रोकथाम की एक यंत्रीय विधि नहीं है? तो देखिए, वायु प्रदूषण की रोकथाम में बैग फिल्टर, साइक्लोन सेपरेटर, साइक्लोन कलेक्टर का इस्तेमाल होता है, परंतु आपका साइक्लोन डिवाइडर का नहीं। साइक्लोन डिवाइडर वायु प्रदूषण की रोकथाम की यंत्रीय विधि नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है? देखिए, स्मॉग, आम्ल वर्षा, एस्बेस्टोसिस, ये जो है वायु प्रदूषण से संबंधित है, परंतु इट्रोफिकेशन वायु प्रदूषण से नहीं, जल प्रदूषण से संबंधित है। आगे चलते हैं। पेड़ पौधों एवं जंतुओं की सर्वाधिक विविधता कहाँ पर पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन में। आगे चलते हैं, आगे के प्रश्नों को देखते हैं। एक सेकंड। ये तो यहाँ पर इस प्रकार से ये सारे प्रश्नों का संकलन यहाँ पे समाप्त होता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।